हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आपका सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉ। इस पेपर का कंप्लीट नेम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम BCRB कहते हैं। मेरी इन क्लासेस में आप मेरे साथ करने वाले हो बिजनेस लॉ। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपका पेपर कैसा रहता है, मीन्स सब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्टिव, इसके पैटर्न को देखेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितनी वेटेज रखते हैं, और लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट कि लॉ होता क्या है। क्योंकि आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम लॉ जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉ के बारे में पता है या नहीं पता, मैं बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊंगी। आपको कंप्लीट एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगी कि लॉ जो है वो कैसे वर्क करता है, एग्जैक्टली लॉ होता क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर समझेंगे। मीन्स आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इससे आपका बेस बनेगा लॉ का। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली बाकी स्टडी तो बहुत मस्त होने वाली है। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ में आपका पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? बच्चे, जो आपका पेपर पैटर्न होगा, आपका पेपर कंप्लीटली सब्जेक्टिव टाइप होगा। सब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पर खुश हो जाइए कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, वो अक्कड़ बक्कड़ नहीं है कि यहाँ CD ऐसे नहीं होगा। आपको जो है यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट जो भी आप ड्यूरिंग लेक्चर अंडरस्टैंड करोगे उसका एप्लीकेशन लगाना होगा। एप्लीकेशन मीन्स कि आपको बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपको केस स्टडीज़ आएंगी। केस स्टडीज़ मीन्स जैसे लॉ आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ ये आ सकता है कि मान लीजिए कि आप कहीं पार्टी में गए और आपकी डायमंड की रिंग खो गई। अच्छा, किसी और ने वो डायमंड की रिंग उठा ली और उसको यूज़ भी कर लिया। लेटर ऑन आपको पता चला कि भाई ये मेरी थी और इसने जो है अपने पास रख लिया और यूज़ कर रहा है। क्या आप उस पर कोई केस कर सकते हो? मीन्स ऐसा कुछ स्टोरीज आएंगी, राइट? तो यहाँ पर आपको बताना, आप कैसे बताओगे कि आप उस पर केस कर सकते हो, आपके पास क्या राइट्स हैं, राइट? क्या उसकी ऑब्लिगेशंस क्या बनती थी जब उसको स्टोलन गुड्स मिली? तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर लॉ में समझाया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी टाइप आपके पास आएगी। आपको बताना है कि यहाँ पर उसके पास क्या राइट्स हैं या दूसरे पर्सन के पास क्या ऑब्लिगेशन है, क्या जजमेंट्स हो सकती हैं, राइट? तो केस स्टडीज़ आपको करनी है। इट मीन्स है कि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझनी है। यहाँ पर देखो, कहानी बेस्ड है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, सब्जेक्टिव टाइप होगा, ये तो आपने समझ लिया। कितने मार्क्स का होगा? ये होता है बच्चा 60 मार्क्स का। आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कंपलसरी होगा। ऐसा नहीं होता, बिग क्वेश्चन नहीं आता, उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है। कोई 6 मार्क्स का आएगा, कोई 2 मार्क्स का आएगा। टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क्स कैरी करता है दैट इज 12 मार्क्स। इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन और होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स। तो मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के 12 मार्क्स हो गए और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के 12 मार्क्स। टोटल आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस? 5 और ईच 12, तो 60 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आता ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी सम टाइम पूछा जाता है, राइट? फिर वो तो पीस ऑफ केक हो जाएगा, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रेपरेशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी आपकी RTPs, MTPs वो सारी आप मेरे साथ करोगे। बाकी आपका जो स्टडी मैट है, स्टडी मैट के बारे में बता दूं, आपको जो मटेरियल मेरी तरफ से मिलेगा, एक बुक मिलेगी, एक आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो कि एंड मोमेंट पर आपको जो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में हेल्प करेगा। मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो कम्प्लीटली ICAI के स्टडी मटेरियल पर बेस्ड है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं, वो वहाँ से मैंने डिलीट कर दिए।
एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो ICAI का मटेरियल ही रेफर करना। आप इधर उधर की बुक्स में मत भटको, वो बहुत कलरफुल है, ये है, आपको जगमग के पीछे नहीं जाना है। आपका ICAI मटेरियल अगर आप बहुत अच्छी तरह करते हो तो आप इसको जो है बहुत ईजिली इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कोई और बुक रेफर कर रहे हो, जब आपने ICAI का मटेरियल देखा तो आपको एलियन लग रहा है। ऐसा होता है, बिलीव करो, ऐसा होता है। अभी आप बच्चे हो ना, बड़े होगे आप मेरी बात को याद करोगे। हमेशा आप एंटर में चले जाओ, फाइनल में चले जाओ, अपने मटेरियल को ही रेफर करना, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आता, कहीं और से नहीं आता। कोई आपको कहे कि मेरे मटेरियल में मैंने ये केस जो आपको ऑलरेडी इतना सारा स्टडी है कि आप और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप इसको ही बहुत अच्छी तरह से जो है वो पढ़ो, और डेली का कुछ टाइम अपने लिए रखो कि इस टाइम में मैंने स्टडी करनी है। देखो मैं आप मुझे फ्रेंड समझ लो, मेंटोर समझ लो, टीचर समझ लो, सिस्टर समझ लो, ठीक है। आपको ये एडवाइस करती हूँ, प्लीज़ स्टे फोकस्ड। अगर सीए किया है तो मान लो कि हाँ मुझे क्रैक करना है, क्रैक करने के लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी डिग्री चूज़ की है, राइट, लेकिन आपको इस पर डटे रहना है। चलिए बहुत बातें हो गई, अब मैं आपको पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, कितने मार्क्स का आ गया वो डिस्कस कर लिया। चलिए मैं बताती हूँ कि आपके कितने चैप्टर्स होंगे। आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं इसमें। कौन कौन से? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एंड द लास्ट वन द कंपनीज एक्ट। तो मीन्स आपको 5 एक्ट हैं यहाँ पर। इसमें आपको ये 5 एक्ट्स जो है फाउंडेशन में पढ़ने होते हैं। अब आप आगे जाओगे इंटर में, फिर आपका लॉ और भी एडवांस में चला जाएगा, लेकिन आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, यहाँ लॉ को अच्छी तरह पढ़ना है। तो ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने। हर चैप्टर कितना वेटेज रखता है मैम, लाइए ये भी देखते हैं। देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट चैप्टर है वो आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। कितना? 15 to 21 मार्क का दिख रहा है आपको, 15 to 21 मार्क का। इट मीन्स कि मेरी मोस्ट ऑफ क्लासेस जो ये फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी चैप्टर जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम आप लॉ पढ़ रहे हो और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये बेस होता है, तो इस पे हम काफ़ी टाइम लगाएंगे। सेकेंड चैप्टर आप बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं, 12 to 15, 12 to 15, 9 to 12, ये 3 to 6। मैम ये 3 to 6 है, क्या इसको ऐसा हो सकता है कि हम पेपर में छोड़ के चले जाएं? नहीं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आता है ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन कम्प्लीटली इस चैप्टर से हो, वो इस चैप्टर की रेफरेंस भी ले सकता है। तो कोई चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, सारे मेरे साथ करने हैं। रिवीजन मैं आपकी करवाऊंगी, आपके जितनी भी केस स्टडी है वो करवाऊंगी। मेहनत आपको भी करनी है, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। चलिए ये हो गया आपका वेटेज। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि एग्जैक्टली बिजनेस लॉ होता क्या है। क्या होता है बिजनेस लॉ? मैम पहले तो ये बताओ लॉ क्या होता है, कहाँ से आता है ये लॉ, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, क्या ज़रूरत पड़ गई, बनाया तो हमें क्यों पढ़ाया? अरे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में। अच्छा चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉ। लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, आप मुझे बताओ लॉ क्या होता है। ऐसे सोच रहे हो आप, सोचो सोचो, लॉ क्या होता है। लॉ मैम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ओके, जो हम सोसाइटी के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। मैं सुन रही हूँ आपके दिल की आवाज़। लॉ ज़रूरी है ताकि क्राइम ना हो, बिल्कुल ठीक, जो भी आप सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब आप लॉ की डेफिनेशन ढूंढने जाएंगे हज़ारों डेफिनेशंस मिलेंगी, कोई ऐसी प्रिसाइज डेफिनेशंस गिवन नहीं है। तो अगर हमें डेफिनेशंस समझनी है कि एग्जैक्टली हमें किसी को बताना ही पड़े कि लॉ होता क्या है, तो कैसे बताएंगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ लॉ। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि लॉ एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स है, एक सिस्टम है किसका? रूल्स। ऐसे रूल्स हैं जो क्यों डेवलप किए जाते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं ताकि हम गवर्न कर सकें
गवर्न कर सकें या डील कर सकें, किसके साथ? सोशल एग्रीमेंट्स के साथ। और किसके साथ? बिजनेस एग्रीमेंट्स के साथ और क्राइम के साथ। बहुत सारी डेफिनेशंस होती। और एग्जैक्टली मीन्स लॉ में क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज लॉ इंक्लूड्स, इंग्रेडिएंट बोल रही हूँ, लॉ बनता किस चीज़ से, उसके बीच में क्या क्या होता है। लॉ जो है, आपको अगर मैं बताऊं कि लॉ के अंदर एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आते हैं, ऑर्डिनेंस आते हैं, बाय लॉज आते हैं और इवन प्रीवियस जजमेंट्स भी आती हैं। जो प्रीवियस ऑर्डर्स होते हैं ना, जजमेंट है, उनको भी लॉ की डेफिनेशन में ही इंक्लूड किया जाता है। तो अब आपको कोई लॉ पूछे तो क्या होता है? लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट डील विद सोशल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट एंड क्राइम। एंड लॉ इंक्लूड्स व्हाट? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस और प्रीवियस जजमेंट्स। ये सब कुछ, बायलॉज भी इसका पार्ट होते हैं। ये सब कुछ जो है वो लॉ की डेफिनेशन में है। अब मैम कंफ्यूज हो गए हैं, और लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है। अब हमारे जो सिलेबस में आपने कहा कि 5 एक्ट है, आप बोल लॉ रहे हो। पेशेंस पेशेंस, सब कुछ समझेंगे क्या होता है, लॉ क्या है। लॉ एक वाइडर टर्म है बेटा, लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है और ये जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है और एक होता है इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पार्ट है इनकम टैक्स लॉ का। तो मीन्स उस लॉ में आपको इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना होता है, आपको रूल्स रेगुलेशंस भी करने होते हैं, आपको ऑर्डिनेंस भी करने, बाय लॉ, सब कुछ, प्रीवियस जजमेंट भी पढ़नी होती है। अगर आपका जो इंटर में सिलेबस है ना डायरेक्ट टैक्स का, अगर इनकम टैक्स एक्ट होता तो वो इतना ही पढ़ना पड़ता, लेकिन आपको इंटर में जब जाओगे तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, नॉट एक्ट। तो लॉ एक वाइडर डेफिनेशन होती है, उसके अंदर एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशन आता है, ऑर्डिनेंस आता है, बाय लॉज आता है और जजमेंट एंड ऑर्डर्स आते हैं। अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये सब होता क्या है। देखिए, जो लॉ है, आपको बिजनेस लॉ रीड करना है। लॉ बहुत टाइप के होते हैं। लॉ जो है वो सिविल लॉ भी होता है और क्रिमिनल लॉ भी होता है। आप सीए बनने जा रहे हो तो आपका क्रिमिनल लॉ से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप कौन सा लॉ पढ़ेंगे? सिविल लॉ, जिसमें जो है वो फाइन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट और जो विक्टिम्स है उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा उसके रिगार्डिंग हमारी स्टडी होती है। और क्रिमिनल लॉ में तो इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, डेथ सेंटेंस आ जाते हैं, ये सारा क्रिमिनल लॉ में है। तो ये क्रिमिनल लॉ हमारा पार्ट नहीं है, हमने कौन सा स्टडी करना है? सिविल लॉ। तो जो बिजनेस लॉ है, जो बिजनेस लॉ है वो सिविल लॉ की ही ब्रांच है, राइट। तो हमने बिजनेस लॉ जो है, जो सिविल लॉ की ब्रांच है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये लॉ बनता क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें हमें 5 एक्ट्स पढ़ने हैं। लॉ में एक्ट क्या होता है और एक्ट को लाने की ज़रूरत कैसे बनती है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको लॉ जो है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्ट लाया जाता है, एक्ट लाए जाते हैं, रूल्स लाए जाते हैं। पहले एक्ट देखते हैं, कोई लॉ क्यों बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेक एग्जाम्पल, जैसे IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। उससे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते थे उनको डील करने के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ था। तो क्या होता था कि एक केस है मेरा कि एक मतलब मेरे नोन में ही थे, उनको किसी ने ऑनलाइन जो है वो कुछ मेल वगैरह भेजी कि हम आपका जो है ये काम कर देंगे, ऐसे ऐसे बिजनेस का है, तो हमें आप इतना फ़ंड ट्रांसफ़र कर दो, राइट। कुछ ऐसा कुछ केस हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। दैट इज़ बिफोर 2000। उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर दी और इवन उन्होंने कहा कि हम फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आप अपना अकाउंट नंबर एंड ऑल दैट वो हमें शेयर करो। उन्होंने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन शेयर कर दी। एंड लेटर ऑन क्या हुआ कि उनकी आइडेंटिटी को मिसयूज़ किया गया और इवन उनके अकाउंट को भी हैक किया गया।
उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, बट वहाँ पर कोई पुलिस कहती है कि जी ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन है। अब इसके अंदर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं कि ऑनलाइन डेटा जो स्टोल हुआ है, आइडेंटिटी आपकी जो है वो स्टोल की गई है, उसके लिए कोई कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि क्या इम्प्रिजनमेंट होगी, क्या फ़ाइन होगा, आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स तब साइबर सेल्स नहीं होते थे जो साइबर क्राइम से डील करते थे, तो लोगों को बड़ी परेशानियां होती थी। ऐसा ही आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते थे जिनका जो एटीएम से जो है ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता था। क्लोनिंग होती थी ना, एटीएम की क्लोनिंग होती थी। पहले इसके रिगार्डिंग जो ये क्राइम थे, इसके रिगार्डिंग कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, कोई गाइडलाइंस प्रोवाइडेड ही नहीं थी कि इससे जो विक्टिम है वो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, जो पर्सन जो ये क्राइम कर रहा है उसको क्या सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मीन्स सोसाइटी में कोई इशू रेज हुआ, कोई प्रॉब्लम्स आई। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं तो गवर्नमेंट इस इशू के बारे में सोचती है, वो सोचती है कि अब इसको कैसे डील किया जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो एक ड्राफ्ट बनाती है कि अगर ऐसा ऐसा क्राइम होता है, जहाँ किसी का ऐसा लॉस होता है तो उसको इतना कंपनसेशन मिलेगा। इसमें बैंक्स की भी जो है ऑब्लिगेशन वहाँ पर रखी गई कि बैंक्स की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, क्योंकि पहले बैंक को कोई ब्लेम ही नहीं करता था। पैसा ट्रांसफ़र हो गया, बैंक कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था इस इशू को एड्रेस करने के लिए कि कोई प्रॉपर एक्ट होता, कोई लॉ होता जो हमारे ग्रीवियंसेस को रिड्रेस कर पाता। राइट, हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पैसा चोरी हो जाता है, हमारा एटीएम क्लोन हो जाता है, हमारा अकाउंट हैक हो जाता है, हमारा डेटा स्टोल किया जाता है। तो इसके लिए 2000 में क्या बनाया गया? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया जो कि यहाँ पर कुछ रूल्स और गाइडलाइंस लिखी गई कि एग्जैक्टली इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाएगा। फिर वो जो ड्राफ्ट है क्या किया गया, पार्लियामेंट जानते हो, देखी होगी आपने पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट को में उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया। जब पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। उसमें इस ड्राफ्ट को जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बिल बोलते हैं, बिल बोला जाता है। तो इसको प्रेजेंट किया गया दोनों हाउसेस में। ऐसा नहीं है कि पहले राज्यसभा में होगा फिर लोकसभा में, किसी में भी पहले हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिल को प्रेजेंट किया गया, दोनों पार्टीज ने उस पर जो है डिस्कशन की, क्योंकि जो पार्लियामेंट होता है उसमें ऑपोजिशन पार्टी भी होती है और रूलिंग पार्टी भी होती है। तो वहाँ पर डिस्कशन होती है, उस बिल पर डिस्कशन होती है कि इसमें ये इंक्लूड हो जाना चाहिए, जहाँ ये एक्सक्लूड होना चाहिए, तो उस बिल पर डिस्कशन की जाती है। फिर जब वो बिल दोनों हाउसेस से, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, अभी भी वो एक्ट नहीं बनता। पास होने के बाद वो किसके पास जाता है? हमारे प्रेसिडेंट्स के पास। तो प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं? साइन करते हैं। साइन मीन्स वो अपनी मंजूरी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंट। वो अपनी एसेंट देते हैं कि हाँ इस बिल को एक्ट बना दिया जाए। तो यहाँ पर ये फिर एक्ट बनता है। तो तब आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अभी तो 2008 हो गया, बहुत अमेंडमेंट्स हो गई हैं उसमें, राइट। तो मीन्स कोई एक्ट क्यों एग्जिस्टेंस में आता है? जब सोसाइटी में जहाँ जो भी हम जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ कोई इशू रेज होते हैं, उन इश्यूज़ में कोई ग्रीवेंसेस होते हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो उसको जो है क्या बोला जाता है? जब वो दोनों हाउसेस में प्रेजेंट होता है, वहाँ से पास होके प्रेसिडेंट का एसेंट होता है उस पर, तब जाके वो क्या बनता है? वो एक्ट बनता है, राइट। ऐसे ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया होगा। तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कि कब था? 1872। ध्यान से देखिए कब आया था? 1872। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई भी एक्ट लिखेंगे उसके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं करना। नाउ यू आर गोइंग टू बी ए CA,
ऐसी बातों का ध्यान रखना। आप कोई भी एक्ट लिखेंगे उसका जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर एक्ट का ए स्मॉल कर दो तो वो एक्शन बन जाता है, एक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये वाला एक्ट जो है ये लॉ का पार्ट होता है। तो ये सारे एक्ट ऐसे ही आए होंगे, पहले इशू कोई रेज हुए होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया होगा? पहले लोग वादा करते थे, निभाते नहीं थे, बस गाना गाते रह जाते थे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कौन निभाता है भाई? कोई नहीं निभाता। अब किसी को बोला देखना भाई तूने बोला था ना, वादा किया था ना। अब गवर्नमेंट बोले कि देख भाई तूने टैक्स देना है ना, गवर्नमेंट है कैसे चलाएंगे, कुछ तो पैसा दे, ऐसे दोगे आप और चल तू दूसरी गली में जा, ऐसा ही होगा ना राइट। तो इसलिए एक ऑब्लिगेशन डालने के लिए सोसाइटी के राइट्स डिसाइड करने के लिए एक प्रॉपर एक्ट लाया जाता है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। अब लोग गाना नहीं गाते हैं, अब इसका सहारा लेते हैं कि भाई अगर वादा नहीं निभाया तो इसमें फंसा दूंगा मैं तुझे, ठीक है। तो इसलिए लॉ आता है। तो लॉ का फर्स्ट पार्ट कैसे लॉ एग्जिस्टेंस में आता है, पहले एक्ट लाया जाता है, फिर रूल्स क्या होते हैं। मैम एक्ट तो आ गया, फिर रूल्स बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए अब आप पहले ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ध्यान से समझनी है इस बात को। पानी पी लो चाहे। हमारा गवर्नमेंट ये आपका बेस है, प्लीज ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं या 3 अंग बोलो, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, ऐसे गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है कि जो लॉ बनाता है, जैसे वो एक्ट बनाया वो ये बनाएगा, लेजिस्लेचर में लॉ बनता है। अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो ये करता है, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या होता है कि अगर इन दोनों में फाइट हो जाए, राइट, इसने इम्प्लीमेंट करने में गड़बड़ कर दे, लॉ कुछ बनाया इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों में जो है वो कुछ खींचातानी आ गई, कन्फ्लिक्ट्स आ गया, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? रूलिंग पार्टी आती है। लेजिस्लेचर में कौन आता है? पार्लियामेंट। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों होती है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पार्टी मीन्स अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक्ट बनाया उसको क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कुछ रूल्स बनाएगी। मीन्स रूल्स क्या होते हैं कि सब कुछ एक्ट में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी एक्ट आया, राइट। अब जीएसटी में हर गुड्स कौन सी एग्जम्प्टेड होगी, कौन सी नॉन एग्जम्प्टेड होगी, ये पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। किस पे कौन सा रेट लगेगा ये भी पहले एक्ट में नहीं लिखा जा सकता, वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। अगर किसी ने रिटर्न्स लेट फाइल की तो कितना उस पर पेनल्टी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो ये सब कुछ एक्ट में लिखेंगे तो एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसको चेंज करने के लिए अगर कल को मीन्स जैसे कोविड हो गया था तो बहुत सारी गुड्स जो थी वो एग्जम्प्टेड कर दी थी, जो कि हेल्थ के साथ रिलेटेड थी, बहुत सारा कुछ एग्जम्प्टेड कर दिया गया था जीएसटी से। अगर वो एक्ट में लिखा होता तो उसको एग्जम्प्ट करने के लिए फिर वो सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, मीन्स पार्लियामेंट में उसको रखना पड़ता, वहाँ से पास करना पड़ता प्रेसिडेंट के साथ, मीन्स अमेंडमेंट भी ऐसी होती है उसमें। तो इसलिए एक्ट में सब कुछ नहीं लिखा जाता, कुछ जो वहाँ पर रेट्स होते हैं, राइट, जहाँ कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर लिख दिया जाता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जहाँ एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट। तो फिर जो रूलिंग पार्टी है जो उसको इम्प्लीमेंट करती है वो अपने अकॉर्डिंग रेट्स वगैरह रखती है, या फाइन्स रखती है, इंटरेस्ट रखती है, जैसा उसको जो है ठीक लगता है कि हाँ ये गुड्स जो है वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में होनी चाहिए, ये नॉन एग्जम्प्टेड होनी चाहिए, इस पर ये रेट लगना चाहिए, इस पर ये रेट लगना चाहिए, राइट। तो ऐसा ही होता है। जैसे आपने देखा होगा बीच में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आ गई थी, स्लम आ गया था, तो वहाँ पर जीएसटी जो है वो वहाँ पर स्लैश कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, राइट। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्ट में रखनी पड़ती है ताकि बाद में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उतना
जो है उसमें चेंजेस किए जा सकें। तो अब एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये जो रूल्स है, रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, जिसमें क्या होता है, पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस। नाउ यू आर गेटिंग, ठीक है। इट मीन्स कि रूल्स गाइडलाइंस है टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ ना कि रूल्स जो होते हैं वो सबसेट हैं, किसका, सबसेट ऑफ एक्ट का, एक्ट का ही पार्ट है ना। तो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का, वो क्या करता है, वो उसको उसके लिए रूल्स बनाता है, ठीक है मैम। फिर रेगुलेशंस क्या होते हैं, सुनियो। अब जैसे फेमा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें ये देखा जाता है कि कितनी फॉरेन करेंसी आएगी, किस जो है कितना फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होगा, या कितना जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट, सब कुछ ये डिसाइड होता है, फेमा एक्ट होता है। आप बाहर कितना करेंसी भेज सकते हो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर सब लिखा होता है। अच्छा, एक्ट तो बन गया, एक्ट तो आपको पता चल गया होगा कि एक्ट कैसे बनता है, वो तो किसने बनाया होगा, लेजिस्लेचर बॉडी ने बनाया होगा। अब उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आइए आइए मेरे साथ आओ। अरे सीधे हो जाओ यार, तुम सीधे हो, पढ़ लो, लॉ पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना कुछ पता चलेगा आपको। चलिए चलिए सीधे हो जाओ। हाँ, एक्ट बताओ कौन बनाता है, कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। मीन्स फेमा एक्ट किसने बनाया होगा, पार्लियामेंट में बना होगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मीन्स वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है यार फेमा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, हम इसके लिए रूल्स नहीं बना सकते, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए जो इसका नॉलेज रखती हो, वो इसके लिए रूल्स बनाए। मीन्स वो इसके लिए रूल्स बनाने के लिए राइट किसको दे देती है, जो इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो फेमा को ज्यादा जानती होगी, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा जानता है मैम, आरबीआई, तो उसको राइट दे दिया जाता है। इसलिए जब आरबीआई उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाती है, दैट इज नॉट कॉल्ड रूल्स, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशंस। सीए एक्ट बना, राइट, प्रोफेशनल बॉडी, एक प्रोफेशनल बॉडी है। अब सीए को जो है इसके लिए कैसे इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रूल बनाएगी, नहीं भाई, आईसीएआई को ये राइट दिया गया है कि भाई आपने इस एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना, आप रूल बनाओ। इट मीन्स आईसीएआई जो रूल बनाती है उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो क्या होते हैं मैम, रेगुलेशन। ओह, तो मैम तब भी रेगुलेशन लिखा होता है कि हमें आर्टिकलशिप रेगुलेशन नंबर इसमें कितने देर करनी है, हमारा स्टाइपेंड एज पर रेगुलेशन। ओ, वहाँ रूल नहीं होता, क्या होता है, रेगुलेशंस, ठीक है। और कोई बॉडी बनाओ, बताओ, जैसे सेबी है, ठीक है, तो सेबी भी जो है, राइट, जो स्टॉक मार्केट से डील करती है, वो भी जो है सेबी के रिगार्डिंग जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनाती है, उनको क्या बोला जाता है, उनको रेगुलेशंस बोला जाता है। नाउ यू आर गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब एक जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है किसी पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाती है, उसको हम रेगुलेशंस कहते हैं। जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाती है, वो रूल्स होते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है मैम, आगे है मेरा बच्चा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखो आपको पता है जो पार्लियामेंट होती है ना, वो एवरी टाइम सेशन में नहीं रहती। विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, बट एवरी टाइम उनको भी छुट्टी चाहिए, राइट, बेचारों को, मतलब कि कुछ घर के काम भी तो होते हैं, इसलिए वो एवरी टाइम सेशन में नहीं रहती। अब ऐसा भी तो हो सकता है वो सेशन में ना हो और कुछ एमरजेंसी, अर्जेंसी, कोई लॉ लाने की ज़रूरत पड़ गई हो, ऐसा होता है मैम, बिल्कुल होता है बेटा। जैसे कोविड आया था, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड टाइम आपको पता है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जैसे डॉक्टर्स वगैरह थे, ठीक है, और पुलिस वगैरह थी, बिकॉज वहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, प्रॉपर जो है मेडिसिन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग, आपको पता ही है क्या उस टाइम की सिचुएशन थी, तो लोग जो है वो पैनिक होके डॉक्टर्स या पुलिस वालों को, ठीक है, उन पर अटैक कर देते थे।
अब उनको बचाने के लिए कि कोई भी पर्सन अगर इन पर अटैक करता है तो उन पर क्या एक्शन लिया जाए, तो उस टाइम एक अर्जेंसी लॉ लाने की ज़रूरत थी ताकि इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पार्लियामेंट आपको पता है सेशन में नहीं थी, सारे काम बंद हो गए थे, लॉकडाउन था। तो तब जब अर्जेंसी में कोई भी लॉ लाना होता है तो क्या होता है, तब एक्ट नहीं आता, तब ऑर्डिनेंस आता है। तो प्रेसिडेंट जो गवर्नर, अगर स्टेट का कोई लॉ आता है तो वो गवर्नर साइन करता है, अगर पूरे कंट्री का लॉ आता है तो प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो किसी भी बिल को साइन करके उसको इम्प्लीमेंट, एक्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट तब वो उसको एक्ट नहीं बोला जाता, वो क्या बोला जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेंस बोला जाता है। तो इट मीन्स ऑर्डिनेंस टेम्पररी होता है। इसकी जो लाइफ होती है ना वो सिर्फ 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ्स की क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, एक सेशन से दूसरे सेशन में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर सेकंड सेशन होना ज़रूरी है। तो जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी, राइट, तो उनको इस ऑर्डिनेंस को या तो पास करना पड़ेगा या इसको डिसमिस करना पड़ेगा। अगर तो अब आप आंसर करेंगे, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर तो ऑर्डिनेंस पास हो गया, ऑर्डिनेंस पास हो गया तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट। अगर वो डिसमिस हो गया तो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑर्डिनेंस कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है, वो तभी एक्ट बनता है जब पार्लियामेंट सेशन में आती है। अगर पार्लियामेंट जब सेशन में आए, सेशन में आने के 6 वीक्स के अंदर अंदर, क्या बोल रही हूँ, ये तो 6 मंथ्स डिफरेंट है ना, सेशन में आई 6 वीक्स के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना पड़ता है या डिसमिस करना पड़ता है। क्लियर, व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ठीक है, लिखा है, सब कुछ लिखा है। और नेक्स्ट क्लास से जब भी आप क्लास में आएंगे एक कॉपी लेके आएंगे, मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी, राइट। उसको आप जब भी क्लास ओवर होगी आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू करेंगे। 10 मिनट्स के होंगे, 10 मिनट्स अपने लिए निकाले जा सकते हैं। सीए बनने जा रहे हो, है ना, प्रॉमिस ना, सीए बनोगे? यस मैम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बायलॉज। बायलॉज क्या होता है? बायलॉज होता है, ऐसा नहीं होता कि जो लॉ बनता है ना वो कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट कंट्री पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, अप्लाई नहीं होते। कुछ लॉ होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो कैसे ऑपरेट होंगी, वो अपने लिए कुछ लॉज बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बायलॉज। मीन्स कुछ लोकल अथॉरिटीज़ या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो अपने आप को गवर्न करने के लिए कुछ लॉ बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम बायलॉज कहते हैं, राइट। वो बायलॉज आपके होते हैं। नेक्स्ट, जजमेंट या ऑर्डर। जो प्रीवियस कोई भी जजमेंट आई होगी आप उसका रेफरेंस लेके आप केस को फाइट कर सकते हो। देखो एक लॉयर केस को फाइट कैसे करता है, वो कोई अलग से चीज़ नहीं लाता, वो बुक्स में जो लिखा है उसी को इंटरप्रेट करके, उसी को तोड़ मरोड़ के जज के सामने जो है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है। और जो बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट, जो उस लॉ में लूप होल्स, जो उसकी इंटरप्रिटेशन को बहुत अच्छी तरह कर देता है, वो बेस्ट लॉयर बन जाता है। बस यही सीखना है आपके इसमें। तो नाउ यू आर गेटिंग व्हाट इज द लॉ। अब आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। ये सारा कुछ मैंने लिखा भी है आपके लिए, आपको पता है। ये देखिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है लॉ जो बनाती है उसमें कौन कौन होता है, लेजिस्लेचर में, और जुडिशरी में कौन कौन होता है, ये सब कुछ आपके लिए लिखा है। लॉ कैसे पास होता है, एक्ट कैसे बनता है, राइट, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। रूल्स की डेफिनेशन क्या होते हैं, रूल्स पहले हम ये पढ़ लें। ए बिल, एक्ट क्या होता है, ए बिल इज ए स्टैट्यूट इन ड्राफ्ट cannot become law unless it has received the approval of both the houses of parliament, that is upper house, lower house, and the assent मतलब मंजूरी of the president of India। तब तक वो एक्ट नहीं बनता।
रूल्स क्या होते हैं जी? गाइडलाइंस होती हैं ताकि जो भी एक्ट बना है प्रॉपर कंडक्ट एंड कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइन है जो प्रॉपर कंडक्ट और एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, मतलब एज पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया जाता है। टू इम्प्लीमेंट व्हाट? टू इम्प्लीमेंट द एक्ट, राइट। ये आपको सिर्फ इसलिए समझना है, हाँ इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप लॉ करने जा रहे हो, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। कल को कोई पूछ ले, जब आप सीए कर जाते हो ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब सीए कर जाते हो, कहीं पर भी आप मैरिज में गए, पार्टी में गए, जो घर पे गेस्ट आए हैं, कोई भी बात होगी ना, अरे यार वो ना उस पर इतना टैक्स लग गया, अरे तू तो सीए है ना, बता ना क्या हो सकता है। भाई आपको हर चीज़ में आपका ओपिनियन मांगा जाता है, आप गलती कर नहीं सकते। अच्छा कोई कैलकुलेशन है, कोई अरे तू बता ना, सीए किया फटाफट, सीए तो फटाफट कैलकुलेशंस करता है, बताओ। अब मान आप सीए कर रहे हो ना, अगर आपने बता दिया तो आपको पूछे अरे लॉ आया, मतलब वो लॉ में वो रूल्स क्या होता है जी, जीएसटी सीजीएस, आपसे पूछा जाएगा। प्रिपेयर रहो इन चीज़ों के लिए भी। आप अब बहुत बड़ा प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो तो आपको हर टाइम अलर्ट रहना है, हर चीज़ सीखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। चलिए, रेगुलेशंस क्या होते हैं? ये डेलीगेट लेजिस्लेशन मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को अपना जो रूल्स बनाने का राइट आरबीआई को दे देती है, कहती है हमारे बस की बात नहीं है, तुम बनाओ, इतना टेक्निकल टर्म्स हम नहीं समझते यार, ठीक है। बाय लॉज क्या होते हैं कि सेल्फ रेगुलेट अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो बनते हैं, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिख सकते हो आप। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि टेम्परेरी लॉ होता है, जब अर्जेंसी में पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, जब हमें कोई लॉ जो है एग्जिस्टेंस में लाना होता है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट एजेंसी में साइन करके जो लॉ लाते हैं उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, राइट। तो ये सारी बातें थी आपकी कि एग्जैक्टली लॉ होता क्या है, हमारा पेपर पैटर्न क्या है। अब नेक्स्ट क्लास से मेरे बच्चा, नेक्स्ट क्लास से हम आपका फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये मानिए कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें आपके 6 यूनिट्स हैं। आपका फर्स्ट यूनिट जो है उसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे करना है। हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, जो भी करेंगे, फिर उसको हम बुक से रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट बुक से रीड करने के बाद हम उसका नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी लेंगे। तो जितना जितना हमारा सिलेबस कवर होता जाएगा, साथ साथ में मीन्स फर्स्ट के जो 10 मिनट्स रहेंगे हमारी क्लास के, वो रिवीजन में आएंगे, जो भी हमारा लास्ट क्लास में हो चुका होगा। तो रिवीजन साथ साथ में करनी है, और साथ में क्या करना है, जो भी मैं आपको करवाऊंगी, आप एक जो भी शॉर्ट नोट्स हैं आप कॉपी में लिखेंगे और उसको आफ्टर द क्लास 10 मिनट गो थ्रू करेंगे। जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना बच्चा, आपका लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिलीव करो आप, राइट। चलिए, आज इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पूरे जोश के साथ। स्टे फोकस्ड, अपनी केयर करो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आप बहुत आगे जाओगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? चलिए, आज आप सेकेंड क्लास मेरे साथ स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है? रेडी? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस लॉ का पेपर पैटर्न कैसा होगा। फिर हमने डिस्कशन की थी कि हमें एग्जैक्टली इसमें कितने चैप्टर स्टडी करने हैं, 5 मीन्स 5 एक्ट हैं जो यहाँ पर स्टडी करने हैं। और आज मैं आपके साथ फर्स्ट एक्ट जो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में आया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर हमने देखा था कि एग्जैक्टली लॉ होता क्या है, लॉ हम किसको कहते हैं, और लॉ के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो हमने एक देखा था कि एक्चुअल में एक ये सिस्टम है रूल्स का जो कि डील करता है सोशल, बिजनेस एंड क्राइम के साथ। और लॉ में बहुत सारे
एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे एक्ट होता है, इसमें रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस होते हैं, बाय लॉज होते हैं, और जो प्रीवियस ऑर्डर एंड जजमेंट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये हमने देखा था और वन बाय वन हमने स्टडी भी किया था कि एक्ट जो है वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट। उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या लाती है, रूल्स लाती है। ऐसे ही कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो एक जो बॉडी होती है जो उसको ऑपरेट कर सकती, जैसे आरबीआई का हमने एग्जांपल लिया था, उसको बोला जाता है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप खुद रूल्स बनाओ। जब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स डेलीगेट की हैं रूल्स बनाने की, वो रूल्स बनाती है तो उनको क्या बोलते हैं हम, रेगुलेशन। जैसे मैंने आपको आईसीएआई का एग्जांपल भी दिया था। फिर ऑर्डिनेंस, ये एक टेम्परेरी एक्ट होता है। जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता लेकिन अर्जेंसी होती है किसी लॉ को पास करने के लिए, तब प्रेसिडेंट या गवर्नर मीन्स अगर वो लॉ स्टेट का है तो उनके पास एक पावर होती है कि वो उस लॉ को पास कर सकते हैं, बट वो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स उसका वैलिडिटी होता है। बाय लॉज, कोई भी लोकल अथॉरिटी जब अपने जो भी एक्शंस है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाती है, वो बाय लॉज होते हैं। और जैसे प्रीवियस जजमेंट या ऑर्डर्स को भी हम लॉ का ही पार्ट मानते हैं, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर हमने देखा था कि जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर पार्ट। लेजिस्लेचर जो इसका पार्ट है वो क्या बनाता है, आपका लॉज बनाता है, जैसे कि पार्लियामेंट। और उन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट। और अगर इन दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, जुडिशरी, जिसमें कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट। ये हमने देख लिया था। यहाँ पर इनके सभी के पावर्स दिए गए हैं। फिर हमने देखा था कि रूल्स रेगुलेशन कैसे पास होते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट पहले मैं इससे पहले आपको बता दूं, आइए मेरे साथ हम क्या करने वाले हैं। इससे पहले आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने आपको बताया है कि लॉ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। मैम कैसे पता चलेगा जो लॉ बन रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या स्टेट गवर्नमेंट बनाए, मतलब किसी मैटर के रिगार्डिंग लॉ बनाने का राइट सेंट्रल के पास है या स्टेट के पास है, ये कहीं लिखा हुआ है। हाँ जी बच्चा, लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, उसको आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। उसके आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि किस मैटर पर कौन लॉ बनाएगा। जैसे कि उसमें 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ये आपके आर्टिकल 246 7 शेड्यूल में है। तो लिस्ट 1 में हमें दिया गया है कि कौन कौन से मैटर्स पर जो लॉ बनाया जा सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। मींस लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। फिर लिस्ट 2 में दिए गए हैं वो मैटर्स जिस पे पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि इन मैटर्स पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। फिर हमारा लिस्ट 3 आता है। इसमें वो मैटर्स लिखे गए हैं जिन पर लॉ जो है वो, ये कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट मीन्स इसमें यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि लिस्ट 1 में जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पर जो लॉ बनाया जा सकता है वो कौन बना सकता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लिस्ट 2 स्टेट, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, आपने देखा होगा कि हर स्टेट का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे ही आप पेट्रोल का एग्जांपल लेते हो कि पेट्रोल पर जो टैक्स लगता है वो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग लगाती है। तो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसके पास पावर जो है स्टेट को दी गई है कि इन मैटर्स पर आप जो है लॉ बना सकते हैं, और कुछ पावर सेंटर को दी गई है। बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टेट और सेंटर को मिलकर लॉ बनाना होता है। जैसे एजुकेशन, उस पर सेंटर और स्टेट मिलकर लॉ बनाते हैं। जीएसटी,
ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हो उस पर अगर आपकी स्टेट के अंदर ही आप बाय करते हो तो CGST एंड SGST लगता है। C मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टेट, मीन्स दोनों ने लॉ बनाया होगा, राइट। तो वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ऐसा मैटर जिस पर दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। तो ये तो हो गया कि लॉ बनाने का पावर किसको कहाँ से मिलता है, आपके 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। फिर अब आप समझेंगे कि देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता रही हूँ। जब आप लॉ रीड करते हो तो आप देखोगे कि उसमें आप एक चैप्टर रीड कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब वो सेक्शंस क्यों दिए जाते हैं हमें ये समझना है। जैसे मैंने आपको बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्यों दिया जाता है, आर्टिकल क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर आपके पास है, आपकी बुक है। आपकी बुक में चैप्टर्स क्यों दिए जाते हैं, सीधा बुक क्यों नहीं लिख देते, पूरी बुक लिख दो। मैम उससे पता क्या डिफ़िकल्टी होगी, अगर हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करना है या रेफरेंस लेनी है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा उसको ढूंढने में। तो एक कह लो कि रेफरेंस के लिए या इजीली किसी भी मैटर को जो है हम ढूंढ सकें, उसके लिए हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक बोल रहे हो। ऐसे ही स्मॉल स्मॉल पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किए हैं उनको आर्टिकल्स बोलते हैं, और जो ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट आपके एक्ट में किए गए हैं उनको सेक्शंस बोलते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा लॉ की लैंग्वेज में कि सेक्शन एज पर सेक्शन 420 CPC आपका एक्ट है, ठीक है। तो 420 मीन्स अगर आपने किसी के साथ चीटिंग की है, राइट। तो सेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर मैटर पर क्या जजमेंट हो सकती है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको रेफर करने के लिए ईजिली हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्योंकि लॉ बहुत बड़ा है इसलिए उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसको सेक्शंस बोलते हैं। मैम सेक्शंस होते हैं नहीं, जब भी आप लॉ पढ़ोगे उसमें आप एक सेक्शन पढ़ोगे और इधर लिखती हूँ एक सेक्शन हम पढ़ेंगे। सेक्शन का सब पार्ट होता है सब सेक्शन। आपको पता है ना कि पूरी बुक में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में भी आगे टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक्स के आगे पॉइंट्स होते हैं। ऐसे ही लॉ में भी होता है, मेन सेक्शंस होता है, फिर उसके आगे सब सेक्शंस होते हैं, फिर क्लॉज होती हैं, फिर सब क्लॉज होती हैं। मीन्स जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है सेक्शन 6(1)(a)(2). ध्यान से देखिए इसको कैसे रीड करना है, इसको कैसे रीड करना है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज A सब क्लॉज 2, इसको ऐसे रीड करना है। समझ गए मेरी बात, राइट। मीन्स मैम कभी भी ऐसा लिखा हो तो हमें ऐसे ही रीड करना है। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, सेक्शन 6(1) या सेक्शन 6(1)(a) हो सकता है जो ये लिखा हुआ है ये सबसेक्शन भी हो सकता है। सम टाइम डायरेक्टली सबसेक्शंस नहीं होता, साथ में क्लॉज होती है। तो ये कैसे पता चले कि सेक्शन के साथ क्लॉज लिखी हुई है या सेक्शन के साथ सब सेक्शन लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम एक्ट पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ, तो घबराना नहीं अगर ना भी समझ आए। जैसे लॉ पढ़ेंगे जब बीच में सब सेक्शन जब क्लॉज आएगी तो वहाँ पर मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगी कि यहाँ पर क्लॉज क्यों बोल रहे हैं और यहाँ पर हम सब सेक्शन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन 6 का सब सेक्शन तब बोलेंगे, ध्यान से सुनिए इधर देखो, सब सेक्शन तब बोला जाएगा जब जो उसके नीचे लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट्स इंटररिलेटेड होंगे। अभी आप ये समझ लो, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपस में इंटररिलेटेड है। अगर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इंटररिलेटेड नहीं हैं तो क्या बोला जाएगा। आपको देखना है कि सेक्शन के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इंटररिलेटेड है। अगर इंटररिलेटेड हैं तो ये सबसेक्शन होगा। अगर जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इंटररिलेटेड नहीं है तो जो सेक्शन के साथ होगा वो क्या होगा, वो क्लॉज होगा। जैसे पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ सब पैराग्राफ्स बीच में दिए जाते हैं जब पॉइंट्स, अगर वो दोनों उस जो है इंटररिलेटेड है, वो पॉइंट्स सारे इंटररिलेटेड हैं तो वो सब सेक्शंस होंगे।
अगर वो इंटररिलेटेड नहीं है तो वो क्लॉज होगी। मैम समझ नहीं आया? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 6, राइट? उसमें सेक्शन 6 आपको बताता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। तो सेक्शन 6 कुछ नहीं लिखा, सीधा ही 1.1 लिख दिया। अब मीन्स वो उससे रिलेटेड है। 1 मतलब ए पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ, तो मीन्स उसी को ही आगे सब सेक्शन में उसने डिवाइड किया सेक्शन 6 को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हम उसको सब सेक्शन बोलते हैं। क्लॉज कब आती है? क्लॉज आती है जब वो रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने सेक्शन, जैसे मैं 2 लेती हूँ, हर एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है ना, वो उस एक्ट में जो टर्म्स यूज होती हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें टर्म यूज होगी प्रॉमिसर, प्रॉमिसी या ऑफरर, ऑफरी, कंसिडरेशन, राइट? और यूज होगा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग लॉ में क्या होगा, इसकी डेफिनेशंस जो होती हैं वो हर एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में दी जाती है। अब मुझे ये बताओ, जो डेफिनेशन दी जाती है, क्या एक डेफिनेशन का दूसरी डेफिनेशन के साथ कोई इंटर कनेक्शन होगा, कोई कनेक्शन होगा? दोनों डेफिनेशन मीन, एक डेफिनेशन दी गई है बिल्डिंग की, दूसरी डेफिनेशन दी गई है रिलेटिव्स की, क्या दोनों में आपस में कुछ कनेक्शन है? जब पॉइंट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता ना, तो वो क्लॉज होती हैं। जब पॉइंट्स का आपस में इंटररिलेशन होता है तो वो सबसेक्शंस होते हैं। अगर नहीं भी समझ आया इट्स ओके। जैसे जैसे अब हम एक्ट पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको क्लॉज क्यों बोल रही हूँ और इसको सबसेक्शन क्यों बोल रही हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कुछ ऐसा लिखा हो तो ये सेक्शन होगा, ये सबसेक्शन, ये क्लॉज और ये सब क्लॉज, राइट? समझ गए इतना? चलिए, डेफिनेशन में हमेशा क्या होगी ये याद रखना, क्या होगी? क्लॉज, क्योंकि वो डेफिनेशन आपस में इंटररिलेटेड नहीं होती हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट चैप्टर, और इसमें यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जो है आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज क्या करने वाले हैं, देखिए, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको 1 to 75 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हर कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होंगे, जो सेक्शन नंबर 1 से 75 है। कुछ और आपको सेक्शन इसमें दिए गए हैं, 75 के बाद कुछ सेक्शंस आपको दिए गए हैं जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही डील करते हैं। तो वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्टिजेंट या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उनके साथ ही डील करेंगे। पहले तो हम जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल सेक्शंस हम पढ़ेंगे जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होगा। आज मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ कि आज हम ये समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है क्या, कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, वैलिड का मतलब कि मैं उसको कोर्ट में ले जाके वो लॉ से इन्फोर्सेबल हो। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, सिर्फ वो अंडरस्टैंड करना है। क्या आज की क्लास में अंडरस्टैंड करना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। ये 2 टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं, आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा आज, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप जो भी क्लास 2 जो भी आज करेंगे आप कॉपी पर लिखेंगे, जो मैं डेफिनेशंस करवाऊंगी वो भी साथ में लिखेंगे, और क्लास के बाद जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 10 मिनट्स देके एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है? प्रॉमिस। आज मैं ये भी बताऊंगी कि प्रॉमिस होता क्या है। चलिए चलिए सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आइए मेरे साथ, आपको यहाँ पर 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे होंगे। अब आप इनको बच्चे ना समझ के 2 पर्सन समझिए, समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलिए पहले इनका हम करते हैं नामकरण। ये है सोनू, ये है मोनू। इसी से ही डेफिनेशन, मैम सारे सेक्शन याद करने, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा सेक्शन आपको याद करना है। जो सेक्शंस मैं क्लास में बताऊंगी उसको एक बार रात को सोने से पहले रिकॉल कर देना। हमारे पास मैम और भी स्टडी है तो क्या 5 मिनट निकाल लो, ठीक है? चलिए आइए, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा। सोनू मोनू को कहता है, सोनू
मोनू को कहता है कि मोनू देख, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी कार है, क्या तू इसको लेने के लिए रेडी है? मैं इसको बेचना चाहता हूँ, लेगा? मोनू कहता भाई कार तो तेरी बड़ी अच्छी है, हाँ मेरे को दे दे, तू कितने में देगा? सोनू कहता है कि मैं ये कार तुझे 1 लाख रुपीस में दूंगा। मुझे बताओ, यहाँ पर सोनू ने मोनू को क्या दिया? ऑफर दिया। हम इसको ऑफर को एक दूसरा नाम है प्रपोजल। ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो, वन एंड सेम थिंग। ऑफर बोलिए या प्रपोजल बोलिए, क्योंकि ये एक्ट जो है 1872 का है। मैं एक बात बताना भूल गई, ये एक्ट आपका 1 सितंबर को आया था। एक्ट आपका 1 सितंबर को आया था। 1872 मीन्स ब्रिटिशर्स का एक्ट है। तो वो जो वर्ड यूज करते थे ना, वो ऑफर यूज करते थे। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रपोजल। अब सोनू जो है वो मोनू को ऑफर दे रहा है, जब कह लो प्रपोजल दे रहा है। जो पर्सन ऑफर देता है दूसरे पर्सन को, उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं, और जिसको ऑफर दी जाती है, जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इस पर्सन को हम ऑफरर कहेंगे और इसको हम, आपको दिखाई दे रहा ना, ऑफरी कहेंगे। ठीक है। और ये सेक्शन नंबर 2C, अभी सेक्शन नहीं याद करने, मैं आपको बताऊंगी। तो जो सोनू है वो हमारा प्रॉमिसर है और जो मोनू है वो प्रॉमिसी है। क्यों है बताती हूँ। इसने इसको प्रपोजल दिया कि भाई मेरे पास एक कार है, क्या तू 1 लाख में लेने के लिए रेडी है? मोनू कहता है कि हाँ भाई, हाँ मैं तेरी कार 1 लाख में लेने के लिए रेडी हूँ। लेटर ऑन ये इसको 1 लाख रुपीस देता है और ये इसको कार दे देता है। मान लीजिए ये जो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, जब, अब बात ध्यान से सुनने वाली है, जब सोनू ने मोनू को प्रपोजल दिया, मीन्स सोनू जो है सिग्निफाई कर रहा है किसको? मोनू को। सिग्निफाई टू अनदर, ध्यान से सुनिए, टू अनदर। क्या उसने क्या सिग्निफाई किया? हिज विलिंगनेस। उसने अपनी विलिंगनेस जो है सिग्निफाई की टू डू, या हम कह सकते हैं टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए। क्यों अपनी विलिंगनेस दिखाई? कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। वो क्या करना चाहता है? उसको अपनी कार बेचना चाहता है, या कुछ ना करने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखाई। क्यों दिखाई? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द, वो क्या चाहता है कि मोनू उसको अपनी सहमति दे, इसीलिए किया। इन ऑर्डर टू obtain the assent of other, दूसरे की एसेंट लेने के लिए उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। अब जब ये किसी को अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि कुछ करना है या कुछ नहीं करना, ताकि वो अपनी सहमति दे सके, इट मीन सोनू मोनू को क्या दे रहा है? प्रपोजल। इसको हम क्या कहते हैं? क्या देना? प्रपोजल देना। ये डेफिनेशन जो है ये किस में दी गई है? आपके सेक्शन 2A में दी गई है। अब प्रपोजल जो है, प्रपोजल का हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मतलब क्या होगा, ये आपके सेक्शन 2A में बताया गया है। अब यहाँ पर इसी केस में देख लो कि ये सिग्निफाई कर रहा है अपनी विलिंगनेस, ताकि ये इसकी एसेंट ले सके, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। मैम कुछ ना करने के लिए मतलब, अगर सोनू का बिजनेस बहुत चल रहा है और मोनू भी सेम बिजनेस में है और उसकी लोकेलिटी में वो बिजनेस ओपन करना चाहता है, अगर ये इसको कहता है कि मेरी लोकेलिटी में तू बिजनेस ना ओपन कर, मैं तुझे 5 लाख रुपीस दूंगा, तो अब वो क्या उसकी एसेंट क्यों लेना चाहता है? कुछ करने के लिए कि या कुछ ना करने के लिए? कुछ ना करने के लिए।
राइट? तो हो सकता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए एसेंट ली जाए, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। अब मेरी बात सुनिए, जब सोनू ने मोनू को अपनी विलिंगनेस दिखाई, राइट, और इसलिए दिखाई विद द अटेंशन टू गेन द एसेंट ऑफ मोनू, इट मीन्स कि इसको प्रपोजल दे रहा है। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, अगर मोनू ने कहा कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ तेरी कार के लिए लेने के लिए, राइट, अगर मोनू जो है एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल, मोनू क्या कर लेता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा। जब क्या होता है, जब प्रपोजल आता है या ऑफर दी जाती है और ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, तो क्या बन जाता है, तो मैम कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी क्या बना है, प्रॉमिस। मैम अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो क्या बना, प्रॉमिस बना। अगर उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, वर्ड का नाम सुना, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है कि मोनू जो है सोनू को जब ऑफर दे रहा है तो ये इसको क्या देगा, सोनू को 1 लाख, तो 1 लाख सोनू के लिए क्या है, कंसीडरेशन। मोनू को क्या मिलेगा, कार, तो कार मोनू के लिए क्या है, कंसीडरेशन। मीन्स उस प्रपोजल या एक्सेप्टेंस में कुछ कंसीडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर जो प्रॉमिस आपने किया है, उसमें कंसीडरेशन टू ईच अदर, इन्वॉल्व है, तो वो क्या बन जाता है, मैम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी बना एग्रीमेंट। अच्छा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना ना बच्चा, अभी भी नहीं, ठीक है। प्रॉमिस कब बनता है, जब प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट हो गया, राइट, तो वो प्रॉमिस बन गया। अब उस प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो वो एग्रीमेंट बन गया। अगर वो एग्रीमेंट, सुनो, इनफोर्सेबल बाय लॉ है, देन वो बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब बना कॉन्ट्रैक्ट। नाउ यू आर गेटिंग मीन, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर सोनू ने इसको कार दे दी और इसने इसको 50,000 दिया, बोला 50,000 बाकी मैं तुझे बाद में दूंगा, और दिया ही नहीं, क्या सोनू मोनू पर केस कर सकता है, बताइए, क्या सोनू मोनू पर केस कर सकता है? यस मैम, कर सकता है। इट मीन्स जो इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ वो क्या है, इनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है तब जाके वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दोबारा से आइए। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल, ठीक है। देन वी कैन से दैट कि सोनू जो है वो प्रपोजल दे रहा है। व्हेन अदर पर्सन टू whom the proposal is made accept the said proposal, अगर उसने उस proposal को accept कर लिया, right, then it become the promise. If offer plus acceptance equal to promise included the consideration to each other, included what, consideration to each other, it becomes agreement. If that agreement is enforceable by law, then it becomes बोलो contract. Getting? चलिए, अब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लीजिए इसने इसको कार दे दी, इसने इसको 1 लाख दे दिया। अब मोनू कहता है कि सोनू भाई बड़ा खुश हूँ, कार आई है, नहीं तो ऐसा करता हूँ, तुझे रात को ना डिनर पे लेके जाता हूँ। सोनू कहता है अरे भाई बड़ी बढ़िया बात है, चल कोई बात नहीं, रात को आता हूँ। सोनू जो है जी, सुबह उसने बोला मोनू को, सोनू ने सारा दिन कुछ खाया नहीं, रात को डिनर करेंगे, और मस्ती से खूब तैयार व्यार होके मोनू के घर में पहुँचता है। मोनू कहता है कि यार आज ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है और आज नहीं जाऊँगा।
कहते क्या बात कर रहा है, सारा दिन मैं भूखा रहा, मम्मी को बोला मेरे लिए खाना नहीं बनाना, तैयार व्यार होके मैं तेरे पास आया हूँ, तू कहता डिनर नहीं लेके जाएगा, मैं तुझ पे केस कर दूंगा। अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर सोनू मोनू पर केस कर सकता है? देखो, उसने ऑफर दिया, इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, राइट? तो ये और बीच में जो है वो उसको खाना खिलाएगा, कह लो कि एक तरह से कंसिडरेशन भी है। क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? एग्रीमेंट तो है, बट ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट्स, मैं ये नहीं कह रही, जनरली कह रही हूँ, जनरली सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, वो क्या रह जाते हैं? एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। इट मीन्स ऐसे एग्रीमेंट जो इनमें पहले एग्रीमेंट हुआ था, कार का और 1 लाख का, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो क्या हो जाते हैं? वो एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। क्या मुझे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अब डिफरेंस बता सकते हो? बताओ। अच्छा, एग्रीमेंट बड़े होते हैं, वाइडर स्कोप एग्रीमेंट का होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है? चलो ऐसे नहीं पूछती, ऐसे पूछती हूँ, क्या एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं मैम, एवरी एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो, हाँ बोलो बोलो मैम, आपको सुनेंगे, आप ऐसे बोलते हो, हाँ बिल्कुल आपके दिल की आवाज़ आती है मुझे। ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं मैम, वो ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बाकी नहीं बनते। इट मीन्स वाइडर स्कोप किसका है? वाइडर स्कोप एग्रीमेंट का है। जैसे वो कहते ना, हर सास कभी ना कभी बहू होती है, बट जरूरी नहीं कि हर बहू सास हो। समझ आई? समझते रहो। ऐसे ही हर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने जरूरी नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। चलिए आइए मेरे साथ एक बार एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस हम रीड कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि समटाइम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो हो सकता है कि आपको इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये आपने करना है। आपकी बुक में दिया गया है, आप डिफरेंस निकाल लीजिए। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग क्या है? कहता वो प्रॉमिस क्या होता है? जब आपने प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट हो गया, अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है देन वो एग्रीमेंट बनता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, अगर एक दूसरे के लिए कोई कंसिडरेशन है देन वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की अब सेक्शन याद करना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में दी गई है और एग्रीमेंट जो है वो आपकी 2E में दे रखी है। ये आपने याद करना है। एग्रीमेंट आपको 2E में दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट आपको 2H में दिया गया है। सेकंड देखो, स्कोप किसका वाइडर स्कोप होगा? एग्रीमेंट का। इट्स वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल, दोनों होंगे, बट जो लीगल होते हैं वही क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या लीगल एग्रीमेंट, अगर सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाता है, क्या उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती है? नो। बट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें नेसेसरली लीगल ऑब्लिगेशन होती है। ऑल एग्रीमेंट्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सभी बहुएं सास नहीं होती, बट सभी सास कभी ना कभी बहू होती है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मेरे साथ कुछ डेफिनेशंस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब सोनू ने मोनू को प्रपोजल दिया, प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू ऑब्टेन हिज एसेंट, उसको प्रपोजल बोलते हैं। ये आपके सेक्शन, ये देखना क्या हो गया, 2 मिनट बच्चा। चलिए देखिए,
अब आपने क्या देखना है, मैं आपको बता रही थी प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल सेक्शन, ये वाला डेफिनेशन आपको सेक्शन 2A में बता रखी। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, वो सेक्शन 2B में बता रखी डेफिनेशन। और जो प्रॉमिसर क्या होता है, जो प्रपोजल देता है, ठीक है, वो किस में डेफिनेशन दे रखी है, 2C में। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन 2C में दे रखी है। आइए ये डेफिनेशन साथ में ही करते हैं। कौन 3 डेफिनेशन हमने करनी है, ABC, राइट। ए में क्या होता है प्रपोजल, बी में क्या होता है आपका प्रॉमिस, और सी में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन दी है। और साथ ही मैंने आपको एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट बताया क्या होता है, वो किस में दिया हुआ है 2E में, और कॉन्ट्रैक्ट किस में दिया हुआ है 2H में। आइए ये डेफिनेशंस करते हैं हम। अरे कहाँ गई, आ जाइए, आइए मेरे साथ पढ़ना है। और अब आप अपने कॉपी पर लिख भी सकते हैं। चलिए कॉपी निकालिए। पहली डेफिनेशन क्या है प्रपोजल की, पहले मेरे साथ यहाँ पर रीड करिए, फिर इसको स्टॉप करके आपने लिखना है, क्योंकि जितनी डेफिनेशंस आज मैं आपको लिखवाऊंगी वो सारी एक बार आपने गो थ्रू करनी है आफ्टर द क्लास। आपको प्रपोजल की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2A में। कहता वही, आप कहानी देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या अपनी दिखाता है कि दूसरे पर्सन को हिज विलिंगनेस, कि क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। क्यों दिखाता है, इन ऑर्डर टू या विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट, इधर टू, एसेंट लेने के लिए, किस चीज़ के लिए, जहाँ तो वो कुछ करे जहाँ वो कुछ ना करे। तब क्या कहा जाता है, जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस टू अनदर पर्सन को दिखाता है उसकी एसेंट लेने के लिए कि उसने कुछ करना है या नहीं करना, इसको कहते हैं ही सेड टू मेक प्रपोजल। देन ये क्या कहा जाता है, ही सेड टू मेक प्रपोजल। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है और साथ में याद भी करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन करेंगे हम। स्टॉप करिए क्लास को और लिखिए, ऐसे ही पॉइंट्स में लिखिए। चलिए लिखिए, होप लिख लिया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी, अगर जो प्रपोजल दिया है वो एक्सेप्ट हो जाता है देन वी कॉल इट प्रॉमिस। वो किस में दिया हुआ है, सेक्शन 2B में। When the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। सिग्निफाइज मीन्स प्रपोजल मुझे दिया और मेरी सिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। When the person to whom proposal is made सिग्निफाई हिज एसेंट डियर टू, अपनी एसेंट दिखा देता है, देन जो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ये किस में दिया गया है, 2B में। अब दोबारा से 2A में क्या दिया हुआ है, प्रपोजल। 2B में क्या दिया हुआ है, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल। फिर 2E में क्या दिया हुआ है, एग्रीमेंट। एंड सॉरी, एवरी प्रॉमिस जस्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इन्वॉल्व कंसिडरेशन टू ईच अदर, दोनों के लिए कंसिडरेशन है, देन वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट होता है। और अगर वो एग्रीमेंट 2H किसके बारे में बताता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। बस ये 4 डेफिनेशन। अच्छा C वाली भी कर लेते हैं। व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिसर किसको कहेंगे, जिसने प्रपोजल दिया वो क्या होगा, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। तो आपने 5 डेफिनेशन करनी है। सबसे पहले 2A, बताओ उस 2A में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2A क्या देता है। स्टॉप करो, लिखो, स्टॉप करो, लिखो, ये सारा लिखो, राइट। कहाँ तक, C तक लिखना है। लिख लिया, चलिए मेरे साथ रीड करिए। सेक्शन 2A क्या बोलता है, सेक्शन 2A बोलता है कि कोई भी पर्सन सिग्निफाई करता है अदर पर्सन को हिज विलिंगनेस, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इन ऑर्डर टू विद ए व्यू टू, बोलो बोलो, हाँ, ऑब्टेनिंग द एसेंट्स, ओके, किसके लिए, कुछ उसके करने के लिए जहाँ वो कुछ ना करे। देन क्या कहा जाता है, ही सेड टू मेक ए प्रपोजल। क्या कर रहा है वो, प्रपोजल बना रहा है। किस में दिया गया है, किस सेक्शन में दिया गया है,
सेक्शन 2A, ओके। फिर प्रॉमिस की क्या डेफिनेशन होती है कि इसमें दिया गया है 2B में, ओके। जिस पर्सन को प्रपोजल दिया अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। ये किस में दिया है? 2B में। 2C में क्या दिया है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की डेफिनेशन। द पर्सन हु मेक द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? प्रॉमिसी। ये किस में दिया है? 2C में। फिर उसके बाद क्या आता है? एग्रीमेंट, 2E में। वो वाले प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्मिंग द कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और 2H में क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्ट। द एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। 2A बोलो, बोलो 2A प्रपोजल, 2B प्रॉमिस, 2C प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, 2E एग्रीमेंट, 2H कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? लिख लिया? ये डेफिनेशन याद करनी है, नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी, मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो इज इट क्लियर? और साथ में आपने ये डिफरेंसेस भी करने हैं, यही करना है आपने। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट के बताइए कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होना चाहिए, ठीक है, फिर वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर वो उनमें फॉर्मिंग टू कंसिडरेशन ईच अदर होना चाहिए, फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। मींस कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाती है। तो ये आपको बाय हार्ट ये वाली डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की याद करनी है। चलिए मैं करवाती हूँ। 2H में तो वहाँ पर स्मॉल सा लिखा है, लेकिन आपको ऐसा डेफिनेशन लिखना है। आपको जब भी केस स्टडी आएगी तब आप सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रेफरेंस देंगे कि क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए सेड केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आप बताएंगे कि एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के 2 एसेंशियल एलिमेंट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अगर वो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बस इसको याद कर लेना है आपने ऐसे, राइट? 2H ये सेक्शन आपको आज याद करने, एक और सेक्शन बस करवाऊंगी आपको। अब हमने ये तो कह लिया कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, क्योंकि कोई एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड का मतलब क्या उसको वैलिडिटी दी जा सकती है? मैम अगर ऑफर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन टू मीट फॉर ईच अदर है और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी है तो ऑब्वियसली वैलिड ही होगा, नॉट कंपल्सरी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे हिंदू लॉ में जैसे शादी होती है, मैरिज होती है, मान लो कि एक लड़के ने लड़की से शादी की, राइट? सारे रस्मों रिवाज जो हिंदू लॉ में होते हैं, 7 फेरे लेना एंड ऑल दैट, जो भी रस्मों रिवाज थे किए उन्होंने। क्या वो शादी वैलिड होगी? अगर वो जो लड़का जिसने शादी की उसके पहले से एक और मैरिज है, उसने डिवोर्स नहीं दे रखा, क्या वो वैलिड है? नहीं है ना। चाहे सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो ऐसे ही चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी है, बट कोई एक आधी ऐसी कंडीशंस हो सकती है जो वायलेट हो रही हो और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना हो। अब वही कंडीशंस हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। क्या अंडरस्टैंड करना है? हमारा सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि क्या क्या ऐसे एसेंशियल्स हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए उसको वैलिड होने के लिए। आज अब हम वो करने वाले हैं कि कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। क्या करने वाले हैं? सेक्शन 10 क्या बताता है? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो सेक्शंस बता रही हूँ वो साथ साथ में करने हैं, राइट? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एसेंशियल क्या है? ऑब्वियसली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए सबसे पहला एसेंशियल है कि दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए।
मीन्स कहता है कि फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है कि वहाँ पर ऑफर भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, दोनों में एग्रीमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये तो हमें पता ही था कि ये तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली सेक्शन 10 कुछ खास नहीं बता रहा कि एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्रीमेंट शुड बी देयर, राइट। सेकेंड वो क्या बता रहा है, कहता है फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। यू नो कंसेंट, स्कूल में भी जाते होंगे तो वो घर पर कंसेंट फॉर्म भेजते थे। अगर आपको ट्रिप पर जाना होता था तो टीचर घर पर कंसेंट फॉर्म भेजती थी कि हाँ भाई अगर जो है ट्रिप पर जो बच्चा जा रहा है उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ भी होता है तो फुल स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कुछ ऐसा ऐसा लिखा होता था। तो क्या करते थे, कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन हो जाता था पेरेंट्स का। ऐसे ही जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो कंसेंट फॉर्म आपसे लिया जाता है। अब मुझे बताइए कंसेंट क्या होता है। कंसेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी जो आपके बीच में बातचीत हो रही है, अगर आप सिमिलर थिंग को सेम मैनर में अंडरस्टैंड करते हो, सिमिलर थिंग ना करके सेम थिंग को सेम मैनर में अंडरस्टैंड करते हो। मतलब मैम सेम थिंग को सेम मैनर में अंडरस्टैंड करना, इसको लैटिन में ये भी कहते हैं, जहाँ आप लीगल लैंग्वेज में बोल लो इसको कंसेंसस एड आइडम या इडम भी बोलते हैं। मतलब जो मैंने बोला इसका जो मीनिंग हम बोल सकते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वो आप भी वही सोच रहे हो। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था, गिवन एग्जाम्पल सोनू मोनू का एग्जाम्पल था, इसमें सोनू कह रहा था कि मुझे मेरी कार तुझे बेचनी है, बट आपको पता है सोनू के पास 2 कार हैं, 2 कार है, एक ये भी है। अब ये देखो इसका हाल क्या हो रखा है, राइट। जब सोनू मोनू को प्रपोजल दे रहा था तब वो इस कार की बात कर रहा था, जबकि मोनू क्या समझ रहा था कि 1 लाख में मुझे ये वाली कार मिल रही है, और सोनू के माइंड में क्या था, ये वाली कार, ठीक है। जबकि मोनू क्या सोच रहा था, मोनू ब्लू वाली सोच रहा था, सोनू येलो वाली। मीन्स क्या उन दोनों के माइंड सेम थिंग पर मीट कर रहे थे? नहीं, वो सेम थिंग को सेम सेंस में नहीं ले रहे थे। कंसेंसस एड एडम होता है कि आपका मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब आप दोनों के जो है सोच, जो वो सोच रहा है आप भी वही समझ रहे हो। यहाँ तो वो समझ ही नहीं रहे, तो मीन्स यहाँ पर कंसेंट है ही नहीं। अभी मैं फ्री कंसेंट की बात नहीं कर रही, अभी मैं बात कर रही हूँ कंसेंट किसे कहते हैं। कंसेंट का मतलब सेम थिंग को सेम मैनर में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यहाँ पर ये ब्लू कार की बात येलो कार की बात कर रहा है और ये ब्लू सोच रहा है, तो इट मीन्स अगर इनके बीच में जो है एग्रीमेंट हो भी जाता है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कभी भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट थी नहीं। वो कुछ और सोच रहा था, वो कुछ और समझ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर उसमें कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट चाहे बने वो वैलिड नहीं होगा, उसको आप कोर्ट में जो है इन्फोर्स नहीं करवा सकते, राइट। तो इट मीन्स कि आपका सबसे पहले सेक्शन 10 क्या बोलता है कि सेक्शन 10 बोलता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में सेम थिंग सेम मैनर में जो है होनी चाहिए, मीन्स कंसेंसस एड एडम, कि आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। अगर चलिए मान लो सोनू ने कहा मुझे मेरी ब्लू कार बेचनी है, मोनू कहता है कि ठीक है भाई मैं आपकी ब्लू कार लेने के लिए रेडी हूँ। क्या आप दोनों में जो वो बोल रहा है वो भी वही समझ रहा है ना? इट मीन्स कि इसमें कंसेंट तो है, कंसेंट का होना ही नहीं ज़रूरी है, आपका कंसेंट फ्री भी होना चाहिए। अब फ्री का मतलब क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि आपने उसका कंसेंट तो लिया, लेकिन ऐसे लिया, ऐसे तू मेरी कार लेने के लिए रेडी है 1 करोड़ में कि नहीं बता, नहीं तो तू तो गया भगवान के पास। क्या अब कंसेंट तो है, अब वो बोल रहा है कि तू मेरी ब्लू कार लेने के लिए रेडी है कि नहीं लेगा तो तू देखता है अंजाम तेरा क्या होगा, राइट। अब मुझे बताओ कंसेंट तो है, वो भी वही चीज़ समझ रहा है जो दूसरा बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो कंसेंट ली गई है वो फ्री नहीं है, बाय कॉर्जन बाय थ्रेट ली गई है। तो मीन्स अगर आप दूसरे की कंसेंट लेते हो, ठीक है, थ्रेट के थ्रू लेते हो, कॉर्जन के थ्रू लेते हो,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे बने लेकिन वैलिड नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आप अगर कंसेंट लेते हो, कंसेंट के लिए आपने क्या समझना है, कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स कह लूँ कि सेम थिंग सेम मैनर में अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और अलॉन्ग विद दैट आपका कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री 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 होना चाहिए। अब कंसेंट फ्री कब माना जाता है, जब जो कंसेंट लिया जाता है वो ना तो कॉर्जन से लिया जाए, थ्रेट करके लिया जाए, ना वहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, उस पर आपका इन्फ्लुएंस है, तो वो उस इन्फ्लुएंस में आके आपकी बात मान रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई पर्सन है, उसने मुझसे बहुत सारा लोन लिया हुआ है, मैं उसको बोलती हूँ कि ये तेरी प्रॉपर्टी है ना, इसको 2 लाख में दे दे। वो सोचता है कि अगर मैंने इसको ना दिया तो यार ये मेरे से पैसा वापस मांग लेगा, और अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो मीन्स वो इन्फ्लुएंस में आके मुझे वो दे देता है। ऐसा जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट्स का होता है रिश्ता, उसमें भी इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्टीज, ऐसे। यहाँ पर हमें प्रूव करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो बना था, अगर केस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट लिया गया था वो फ्री था कि नहीं। अगर केस होता है तो वहाँ प्रूव करना पड़ता है। तो कैसे देखते हैं कि कंसेंट फ्री था कि नहीं, कि क्या थ्रेट से तो नहीं लिया गया, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था वहाँ पर, राइट। तो अगर वहाँ पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था, कॉर्जन नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, तो हम ये मान लेंगे कि कंसेंट हमारा जो था वो फ्री था। तो एक बार मैं इन दोनों, आप अपनी बुक में आइए, इन दोनों को हम अपनी बुक से भी अंडरस्टैंड करते हैं। आइए अपनी बुक में, जो जो साथ में करा रही हूँ एक बार उसकी रीडिंग हम अपनी बुक से भी लेंगे, ताकि आप अंडरलाइन कर पाओ कि क्या क्या पॉइंट मेजर है। आपकी बुक पेज नंबर होगा बच्चा 1.4 में, 1.4। आइए, सेक्शन 10। सेक्शन 10 से हमें क्या बताता है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ व्हाट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन किस में दी गई है, अब ये आपको एलियन सा नहीं सेक्शन लगना चाहिए, 2E में दी गई है, ठीक है। पहले आप एग्रीमेंट बता देंगे क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या, किसका आउटकम होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। फिर दूसरा एसेंशियल उसके लिए क्या है कि आपकी कंसेंट भी होनी चाहिए, फ्री भी। कंसेंट का मतलब दिया हुआ है कि आपने सेम थिंग को सेम मैनर में या सेम सेंस में लिया है, उसको हम बोलते हैं कंसेंट। सिर्फ कंसेंट होना नहीं जरूरी, वो क्या होना चाहिए, वो फ्री भी होना चाहिए। फ्री कब होगा, कंसेंट फ्री तब माना जाता है अगर वो कॉर्जन से ना लिया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना लिया गया हो, फ्रॉडुलेंटली आपसे ना लिया गया हो, जहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन, जहाँ मिस्टेक से ना लिया गया हो। फ्रॉडुलेंटली कैसे हो सकता है कि मेरे पास कार है, सोनू के पास जो कार है वो उसकी नहीं है, उसने जो चोरी की हुई है और उसने दूसरे पर्सन को दे दी। अब मोनू तो ये कह रहा है ना कि मैंने तो जो कार बाय की है वो एक ये सोच के की है कि ये सोनू की कार है, बट यहाँ पर फ्रॉड तो एग्जिस्ट है ना, क्योंकि रॉबरी की कार आप आगे नहीं सेल कर सकते। तो जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों में फॉर्म होगा वो वैलिड नहीं होगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के बेस पे बनता है, कॉर्जन के बेस पे बनता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेस पे बनता है, जहाँ आपने मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की बहुत बढ़िया चलती है, इसमें कोई खराबी नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब देखिए, ये यहाँ से आपने रीड करना है, कंसेंसस एड आइटम, ठीक है। तो इट मीन्स कि दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन अंडरस्टैंडिंग। आपका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, सेम थिंग को सेम सेंस में, और जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। कब मानी जाएगी कि कंसेंट फ्री है, जब वो कॉर्जन से ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना हो, फ्रॉड से ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ना हो, ली गई हो, तो अब हम मानते हैं कि वो फ्री है। थर्ड, इसका एसेंशियल आ जाता है कि आपका जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। पार्टीज कॉम्पिटेंट कब होंगी,
जब आप जो जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों मेजर हों। आप कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ नहीं कर सकते। आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है मोनू है, अगर सोनू ने मोनू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मोनू तो ये है छोटा बच्चा है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। जहाँ क्या हो सकता है कि जो पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो साउंड माइंड का नहीं है। अब साउंड माइंड क्या होता है? साउंड माइंड मीन्स जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इडियट ना हो, वो लुनेंटिक ना हो, वो ड्रंकन ना हो। अब क्या फ़र्क होता है? इडियट कौन होता है? इडियट वो पर्सन होते हैं, हम तो वैसे ही बातचीत में बोल देते हैं ना इडियट है वो, तो इडियट वैसे होता क्या है? इडियट वो पर्सन होता है जिसकी जो जनरल इंटेलिजेंसी जो हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में वो वीक होती है, वो बातों को इतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आपने धमाल मूवी देखी है? धमाल मूवी में आदि है, आदि, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, 2 मिनट निकालने दो मुझे। ये देखो, ये है आदि। ये इडियट, इसको इडियट कहा जा सकता है क्योंकि इसकी जनरल इंटेलिजेंसी वीक है। आपको पता है कि जी कब का सीन है जब जो संजय दत्त है उनको बोलता है कि देखो तीनों में से कौन मरने के लिए रेडी है, जो मरने के लिए रेडी है वो आगे आए। तो तीनों एक ही रो में खड़े होते हैं, जो ये 2 वाले होते हैं, 2 ये पीछे हो जाते हैं, वो बेचारा आगे आ जाता है। तो वो देखता है, वो कहता है कि तूने मरना है। वो कहता मैं कैसे आगे आ जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, हर बार मैं कैसे ऐसे हो जाए। मीन्स यहाँ पर इसको क्या दिखाया गया है? इडियट। ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर मैम लुनेंटिक क्या होता है? लुनेंटिक्स वो पर्सन्स होते हैं जो थोड़े असेंट्रिक होते हैं, अजीब सा माइंड होता है, असेंट्रिक होते हैं, कुछ दिखने में भी ऐसे होते हैं, मतलब अजीब से होते हैं, उनको लुनेटिक बोलते हैं, असेंट्रिक जिसको कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पर्सन के साथ नहीं कर सकते जो अपने होशो आवाज़ में नहीं है, ड्रंकन, उसके साथ नहीं। मीन्स ऐसा हो सकता है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो ठीक था, बाद में जो है उसकी हालत ख़राब हो गई। मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब उसका अपने सेंसेस में होना ज़रूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जा सकता है। और कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? और कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि ऐसे पर्सन के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो कन्विक्ट्स होते हैं। जैसे आप नीरव मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप मेहुल चौकसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप विजय माल्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। जब फॉरेन एलियंस होते हैं, अगर वॉर लगा हुआ है तो उस टाइम वो कंट्री जिसके साथ वॉर लगी हुई है उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो वो क्या नहीं होना चाहिए? वो एक बच्चा नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आदि मीन्स इडियट नहीं होना चाहिए, लुनेंटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकन नहीं होना चाहिए। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो अपने सेंसेस में हो। और आप किसी कन्विक्ट्स के साथ, नीरव मोदी या विजय माल्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट है, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो थर्ड कौन सा पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? कि उस दोनों पार्टी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। चलिए आइए अपने नोट्स पर ये भी देख लेते हैं एक बार क्या लिख रहा है। कॉम्पिटेंसी, उसने कैपेसिटी ऑफ माइंड पार्टीज लिखा हुआ है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो हर पर्सन कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कौन कौन सा? जिसने मेजॉरिटी एज को अचीव कर लिया है। अब हमारे लॉ में मेजर किसको मानते हैं? जो 18 ईयर्स या 18 अबव हो उसको मेजर मानते हैं। तो लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो मीन्स जिसमें लिखा हुआ है कि मेजर किसको मानते हैं। और साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब कि वो इडियट, ड्रंकन या लुनेटिक नहीं होना चाहिए, या अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड ना क्या हो, जैसे कन्विक्ट्स होते हैं, राइट। डिस्क्वालीफाइड मीन्स जैसे कन्विक्ट्स हो गए, आपके फॉरेन एलियंस हो गए। ये सारा यहाँ पर एक्सप्लेन क्या है। 18 ईयर्स और अबव जो होते हैं वो मेजर होते हैं। साउंड माइंड वो पर्सन होता है जो इडियट ना हो, लुनेटिक ना हो, ड्रंकन ना हो, ठीक है। मीन्स
किसी इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो, उसको साउंड माइंड बोलते हैं। और सी में कौन कौन से एलियन एनिमी आपके हो गए, कॉन्विक्ट्स हो गए, ये दिए गए हैं। तो आपने कॉम्पिटेंट पार्टी कब होगी, जब वो मेजर होगी, साउंड माइंड होगी और किसी भी लॉ के थ्रू उसको डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो। जो बैंकक्रप्ट होते हैं उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलिए 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब आते हैं हम 4th पॉइंट पर, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, अब ये देख समझ, कंसिडरेशन होना जरूरी है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन वो कंसिडरेशन ही नहीं होना जरूरी, उस कंसिडरेशन का लॉफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर सोनू मोनू को बोलता है कि भाई मेरी कार ले ले, उसके बदले में मुझे 1 kg कोकीन दे देना, अब जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वेदर इट इज़ लॉफुल और नॉट, ये लॉफुल है नहीं है। इट मीन्स जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वो क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। 5th पॉइंट क्या है, लीगल ऑब्जेक्ट। मीन्स जो उसके पीछे, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी लीगल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आप इससे समझ सकते हो कि अगर कोई ज़मीन है मेरे पास और गवर्नमेंट कहती है कि इस ज़मीन पर सिर्फ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस ही बन सकते हैं, लेकिन मैं उसको किसी बिल्डर को मॉल बनाने के लिए सेल कर देती हूँ, तो क्या जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट के पीछे वो लॉफुल है, लीगल है? नहीं। मीन्स जिस पर्पस के लिए वो बना है, क्या उसी पर्पस के लिए ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके अगेंस्ट है? अगर उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लीगल होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे आप कि आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर अगर कोई कमर्शियल मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है। ओके, तो इसको भी बुक में से पढ़ लेते हैं। आइए, कौन सा है, कंसिडरेशन। पहले उसने ना यहाँ पर कंसिडरेशन का मीनिंग दिया हुआ है, फिर उसने दिया हुआ है कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। मीन्स कंसिडरेशन लॉफुल और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग नथिंग। चलिए, मीन्स कंसिडरेशन का मीन्स क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। इसको लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। कंसिडरेशन का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए, बट वो कंसिडरेशन लॉफुल भी होना चाहिए। जैसे उसने एग्जाम्पल दी है कि अगर ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन, तो ये वाला एग्रीमेंट आपका इलीगल होगा क्योंकि कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल है। तो यहाँ से एक बार रीड करते हैं, द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो एग्रीमेंट का होना चाहिए वो मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता देन आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो ये 2 एग्जाम्पल जहाँ आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आ गया सेक्शन 10 का लास्ट हमारे पास आ गया पॉइंट कि ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माने जाएंगे जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर। अब मैम वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाते हैं लेकिन उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बाद में इनकी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये मान लीजिए कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जो किसी की रिलीजियस फीलिंग को जो है वो हर्ट करे, ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज को, जो ट्रेड को रिस्ट्रेन करे, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सीधा सीधा एक्सप्रेसली लॉ में बताया गया है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो सीधे सीधे लॉ ने रिस्ट्रेन कर दिए। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करता हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड को रिस्ट्रेन करता हो, जो मैरिज को रिस्ट्रेन करता हो, राइट, जो पब्लिक पॉलिसी
या पब्लिक इंटरेस्ट के इंगेंस्ट हो, जो किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके आ जाइए बुक में मेरे साथ। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, लॉ डिक्लेयर्स टू बी ईदर इलीगल और वॉइड। ऐसे कहता है द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स बी ईदर इलीगल और वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ये लिखा होता है या ये ऐसे समझा गया है कि हाँ ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी एग्जाम्पल क्या है? किसी को मर्डर थ्रेट देना कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट, आप अगर जैसे सोशल मीडिया पर आप देखते हो बहुत सारी डेफामेटरी स्टेटमेंट्स पब्लिश होती हैं, ऐसा अगर कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या आप कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो रिस्ट्रेन करता है ट्रेड, मैरिज, लीगल, ये कुछ एग्जाम्पल है जो वॉइड एग्रीमेंट्स के। इसमें से कोई भी आप याद कर सकते हो। ये क्यों याद करना है? क्योंकि हो सकता है कि आपको जो केस स्टडी है उसमें कुछ ऐसा हो तो आपने मुझे उसमें बताना है कि ये वॉइड क्यों है, कहाँ लिखा हुआ है, किस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, राइट। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं कि सेक्शन 10 ने इतने ही पॉइंट्स बोले हैं कि ये पॉइंट्स होने मस्ट हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। फर्स्ट, यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्या है? दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है? कंसेंट होना चाहिए पर फ्री होना चाहिए। कंसेंट मतलब साथ में बोलिए कंसेंसस एड इडम, मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। थर्ड क्या है? थर्ड है कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, मीन्स वो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, या वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन भी मतलब मस्ट होनी चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जहाँ क्विड प्रो क्यू, लेकिन वो कंसिडरेशन जो है वो लीगल होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो एक्सप्रेसली लॉ में जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया गया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे आप लीगल प्रोसीडिंग को, ट्रेड को, मैरिज को, इनको रिस्ट्रेन करते हो, या कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करते हो, जहाँ आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स, एसेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं सेक्शन नंबर 10 ने। तो आइए आपने अपने नोट में से ये सेक्शन नंबर 10 की सभी पॉइंट्स को रीड करना है, ये आपका काम है। मैम बस इतने ही पॉइंट होते हैं? नहीं, सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 आधा अधूरा है। उसको पूरा किसने किया? दूसरे सेक्शंस ने। दूसरे सेक्शन बोलते हैं कि हे सेक्शन 10, तूने कुछ बातें तो ठीक की कि एग्रीमेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, या एक्सप्रेसली नॉट इलीगल एग्रीमेंट वो नहीं होना चाहिए, तब भी वैलिड होगा। बट तू कुछ पॉइंट्स भूल गया, कुछ एसेंशियल्स भूल गया। तो सेक्शन 10 कहता कि अब तो जितने एसेंशियल्स लिखने थे मैंने लिख दिए। कहते कोई बात नहीं, इसके पीछे हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अदर सेक्शंस आल्सो प्रोवाइड्स सम एसेंशियल व्हिच मस्ट बी देयर फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ और एसेंशियल्स हैं जो अदर सेक्शंस ने दिए हुए हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, सेक्शन 10 को हम रीड करते हैं, तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो हमें सेक्शन 10 ने बताए हैं जो अभी हमने किए। कौन कौन से? एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये तो हमें सेक्शन 10 ने बताया कि ये होना ज़रूरी है। बट ये कुछ बातें भूल गया। वो दूसरे सेक्शंस आए, वो कहते कि हम बताएंगे कि और क्या क्या होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा। तो उन्होंने कुछ और पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा दिया है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज मतलब कहते कॉन्ट्रैक्ट को तभी वैलिड माना जाएगा जब 2 पार्टीज एग्जिस्ट होंगी। कहते हैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताती हूँ। कृष्ण भगवान जी को एक बार राधा जी ने पूछा
कि हे कृष्ण, प्रेम तूने मुझसे किया, लेकिन शादी तूने रुक्मिणी से की, क्यों? ऐसा क्यों? इसका कृष्ण जी बहुत ही अच्छा आंसर करते हैं। वो कहते हैं कि हे राधा, शादी करने के लिए दो जन का होना जरूरी है। मैं और तू तो एक ही हैं, तो हम दोनों में तो शादी हो ही नहीं सकती थी। ये बात समझ रहे हो? मीन्स ऐसा ही दूसरे सेक्शंस भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो जन का होना जरूरी है। मीन्स कृष्ण जी और राधा जी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो एक जन है। मैम ऐसा होता है, ऐसा बताती हूँ। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म, आप अगर पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे, वहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स को अलग अलग नहीं माना जाता, जबकि कंपनी और कंपनीज के डायरेक्टर वो अलग अलग होते हैं। बट पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर जो है वो एक ही माने जाते हैं। जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो आप वहाँ पर देखोगे, अगर कोई इनकम पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है तो वो पार्टनर्स के हैंड में एग्जम्प्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही मानते हैं। तो एक बार ऐसा केस हुआ था कि पार्टनरशिप फर्म ने अपने एसेट जो है वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र किए, तो जो इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर है वो कहता है कि यहाँ पर सेल्स हुई है तो यहाँ पर सेल्स टैक्स होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर टैक्स लगना ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो जजमेंट दी गई हुई थी तो वो कहते हैं कि एक वैलिड, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को एसेट ट्रांसफ़र किया, जबकि दोनों सेम है। सेम पर्सन अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अब आप ये बात समझें कि 2 पार्टीज क्यों दिया गया है। तो आप ये मान लो कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर कृष्ण जी और राधा जी है, वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अदर सेक्शंस बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नोट्स में आते हैं, तो 2 पार्टीज होंगी। अभी हाँ, 2 पार्टीज होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है। सेकंड उसका एसेंशियल क्या है? कहता है इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होने की। इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट मतलब कि जैसे आपके फादर आपको बोलते हैं कि देख बेटा या बेटी, कि अगर तूने सीए कर ली तो सीए करने के बाद मैं तुझे एक बहुत अच्छी कार लेके दूंगा, और इन फ्यूचर आप सीए कर भी लेते हो। आप अपने फादर को बोलते हो कि आपने बोला था कि सीए कर लूँगा या लूँगी तो आप मुझे कार लेके दोगे, तो आप मुझे कार लेके दो। फादर कहते हैं अरे सीए कर ली, अब तो बहुत कमाएगा तो अपने आप ले लेना, अब मेरी क्या ज़रूरत। क्या यहाँ पर आप केस कर सकते हो अपने फादर पर? क्या जब फादर ने ये बोला था कि अगर तू सीए कर लेगा तो मैं तुझे कार लेके दूंगा, तो यहाँ पर क्या फादर की इंटेंशन थी एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की? नहीं ना। ऐसे ही हमारे सोनू मोनू का केस, जहाँ पर मोनू ने सोनू को बोला था डिनर पर लेके जाऊंगा, तो वहाँ पर क्या मोनू की इंटेंशन थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की? नहीं। ऐसे ही जब सोनू मोनू को कार बेच रहा था, क्या उसकी इंटेंशन थी कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो? यस। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपका इंटेंशन भी होना चाहिए कि वहाँ हम एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हमारा वो इंटेंशन नहीं है तो वहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मीन्स क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर सीए की एग्जांपल ले सकते हो कि आपके फादर बोल रहे हैं कि आपको कार लेके दूंगा। फुलफिलमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल होने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज, देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो रिटन होते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ऑरली भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। मतलब एक एक्सप्रेसली होते हैं, कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जैसे कि आप ऑटो को रोकते हो, आप उसमें बैठ जाते हो, तो वहाँ कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप जब बैठे तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ आप बैठोगे तो जहाँ तक जितने किलोमीटर्स हो गए उसके अकॉर्डिंग आप उसको फेयर दे दोगे। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाते हो, तो वहाँ पर भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है
आपके बीच में कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आप पैसे दोगे। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी कंपलसरी होती है। जैसे आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, राइट, तो उसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता। आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपने कंप्लीट नहीं की तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट की ये डिमांड है कि वो रिटर्न में ही होना चाहिए तभी वो वैलिड होगा, तो वो रिटर्न में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वर्बली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट और क्या बोलते हैं ये सेक्शन, कहते हैं जो मीनिंग होना चाहिए। पहले ऐसे करते हैं, जो 3 हमने पॉइंट्स किए हैं एक बार बुक में से देख लेते हैं कौन कौन से। अदर सेक्शन क्या बोलते हैं कि 2 पार्टीज का होना जरूरी है। सेकंड कि इंटेंशन होनी चाहिए वहाँ, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और थर्ड क्या बोलता है कि वहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए। आ जाइए बुक में, साथ साथ में ही करेंगे। आइए देखिए, कहता है वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता। एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टी, जो एक ऑफर करे और दूसरी उसको एक्सेप्ट करे, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो नेचुरल पर्सन्स के साथ भी हो सकता है, अदर मीन्स कंपनी के साथ भी आप कर सकते हैं, कंपनी यूनिवर्सिटी उनके साथ भी कर सकते हैं, राइट। इट मीन्स कि जो जिसके साथ भी आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट उसकी आइडेंटिटी असर्टेबल होनी चाहिए, असर्टन कर सको आप। तो यहाँ पर उसने एक केस दिया हुआ है, केसेस सारे मैं लास्ट में ही डिस्कस करूँगी। यहाँ पर केस दिया गया है पार्टनरशिप वाला, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। आप ये रीड कर लेना, ये सारे केस मैं आपको याद कराऊंगी, अभी नहीं, अभी सिर्फ आपको पॉइंट्स ही रीड करने हैं। सेकंड है पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। तो सोनू मोनू का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जहाँ आप ये वाली एग्जाम्पल भी दे सकते हो जो मैंने आपको सीए वाली दी है, कि उसने बोला कि सीए का एग्जाम क्रैक कर जाएगा तुझे 5 लाख, जहाँ मैंने कार बोला था। तो वहाँ पर एक सोशल एग्रीमेंट है, कोई लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। थर्ड है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं, वो हमें तभी वैलिड माने जाते हैं जब वो रिटर्न होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट, कुछ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो हमारे जो हैं वो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न और स्पोकन दोनों हो सकते हैं। As to legal effects, there is no difference between written contract or contract made by word of mouth. But in the interest of parties, the contract must be, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में होना ज़रूरी है, बट सर्टन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कुछ और फॉर्मेलिटीज़ भी अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे उसने एग्जांपल क्या दे दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ये 3 पॉइंट कर लिए हमने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बस 2 पॉइंट रह गए, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मीन्स जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके मीनिंग में सर्टन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलने वाली है, सर्टन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ आप मेरी प्रॉपर्टी ले लो, इंडेफिनिट ईयर्स के लिए ले लो। देखो आपको भी पता है मैं इंडेफिनिट ईयर्स के लिए ले रही हूँ, मुझे भी पता है कि मैं इंडेफिनिट ईयर्स के लिए दे रही हूँ। यहाँ पर कंसेंसस एडिडियम तो है, बट जो मीनिंग है वो सर्टन नहीं है। अरे इंडेफिनिट मतलब क्या, वो कहते हैं जो आप बोल रहे हो ना कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली सर्टन होना चाहिए वो मीनिंग। इंडेफिनिट नहीं वर्ड यूज़ कर सकते आप। 10 ईयर 20 ईयर ये आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मैं बहुत सारे ऑयल्स में डील करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको 100 kg ऑयल दे दूँगी, आपने भी कुछ नहीं सोचा, आपको कि जो आएगा देखा जाए, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि कौन सा ऑयल, मैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स में डील करती हूँ, कौन सा ऑयल मैं आपको भेजूंगी, ये जो है इसका मीनिंग मेरे दिमाग में भी सर्टन नहीं है, आपके भी सर्टन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा। मीन्स जो मीनिंग हम बोल रहे हैं वो सर्टन, वहाँ पर सर्टेनिटी होनी ज़रूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लास्ट वन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल होनी ज़रूरी है। मीन्स मैं कहती हूँ आप मुझे प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको एनीवे डोर दूंगी। आपने डोरेमोन देखा है, एनीवे डोर,
देखा तो होगा क्या होता है इसमें। वो डोर है, आप जो भी दिमाग में प्लेस सोचते हो, जैसे डोर ओपन करते हो आप वहाँ पहुँच जाते हो। इज़ इट पॉसिबल? क्या जी मैं परफॉर्म कर सकती हूँ? क्या मैं आपको कोई ऐसा गेट दे सकती हूँ? नो। तो इट मीन्स कि हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो वैलिड नहीं है। जब मैं कहती हूँ अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं आपको जो है वो मैजिक के साथ एक खजाना ढूंढ के दूंगी, इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जिस काम की पॉसिबिलिटी, जिसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, उसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट? तो ये लास्ट हमारा एसेंशियल था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। देख लीजिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मस्ट बी सर्टन, नॉट वेग, और इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, जैसे हमने लीज वाला केस किया और ऑयल वाला केस किया, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, आपने सिर्फ रीड करने हैं। और परफॉर्मेंस पॉसिबल है, जो मैंने आपको खजाना, ट्रेजर बाय मैजिक, वो वाला एग्जाम्पल। तो हमने कितने किए एसेंशियल्स, आइए एक बार देख लेते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सेक्शन 10 हमें 6 एसेंशियल देता है, अदर सेक्शंस हमें 5 एसेंशियल देते हैं। सेक्शन 10 बोलता है कि देखो दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, उनका कंसेंट होना जरूरी है, और कंपिटेंसी होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो एक्सप्रेसली वॉइड हो। पर अदर सेक्शंस बोलते हैं कि देखो तूने तो बताया जो बताया, बट ये भी मस्ट होना है अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड करना चाहते हो। तो ये भी जो एसेंशियल प्रेजेंट होने किसी कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट है। दो पार्टीज़ का होना जरूरी है, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप एक लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो, और आप सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जिसमें रिक्वायर्ड है वो फुलफिल होनी चाहिए, और आपका मीनिंग सर्टन होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपने नेक्स्ट क्लास में याद करने हैं। और आपने कितने सेक्शन याद करने हैं? सेक्शन 2A जिसमें प्रपोजल के बारे में दिया हुआ है, सेक्शन 2B जिसमें प्रॉमिस के बारे में दिया गया है, 2C जिसमें प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में दिया गया है, उसके बाद 2E करना है आपने जिसमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है, 2H जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, और सेक्शन 10 जो कि एसेंशियल्स बताता है ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये आज आप करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। आपका जब तक यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, मैं कंप्लीट यूनिट की रिवीजन हर क्लास में लूँगी, जिससे कि आपके माइंड में ये सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से आ जाएंगे। बट बच्चा आपने भी जो है वो मेहनत करनी है, आप फोकस्ड रहो। देखो आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे इतना टाइम लॉ को देना ही है, अब दिन का 25 मिनट 30 मिनट जवाना जो भी आप अकॉर्डिंग टू कि मुझे इतने में समझ आ जाता है। मान लीजिए कि समटाइम्स आपके पास बहुत काम है, आप अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना। उस दिन चाहे 10 मिनट्स पढ़ना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। एक कंसिस्टेंसी होने से ना आप में बहुत डिफरेंस आएगा, आप हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है? तो स्टे फोकस्ड, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत अच्छी तरह से करना है। सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें क्लियर करना है, ये ठान लो और पढ़ते रहो। चलो टेक केयर बच्चे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CUC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको
महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda answer to her accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।